हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर शाहिना और आज मैं आपको हाइपोथायराइडिज्म के बारे में बताने जा रही हूँ। हाइपो का मतलब है लेस और डिक्रीज अमाउंट में। हाइपोथायराइडिज्म वो कंडीशन होती है जिसमें बॉडी में थायराइड ग्लैंड थायराइड हार्मोन नहीं बना पाता है। ये एक एंडोक्राइन डिसऑर्डर होता है और ये बॉडी के मोस्टली फंक्शंस को इफ़ेक्ट करता है। अगर एडल्ट्स में ये होता है तो इसको हम हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं और अगर न्यूनेट्स में है, बाय बर्थ है यानी कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म है तो इसे हम क्रेटिनिज्म बोलते हैं। तो अब देखते हैं कि इसके कारण क्या होते हैं। इसके मोस्टली कॉजेज जो होते हैं वो ऑटो इम्यून थायरोडाइटिस होता है। आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन या स्वेलिंग, यानी जब एंटीबॉडीज़ थायराइड ग्लैंड पर अटैक करती हैं तो उसके नतीजे में जो स्वेलिंग आती है उसको बोलते हैं ऑटो थायरोडाइटिस। थायराइड ग्लैंड दो तरह के हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, T3 यानी ट्राई आइडोथायरोडिन एंड T4 यानी थायरोक्सिन। तो जब थायराइड ग्लैंड में स्वेलिंग यानी इन्फ्लामेशन हो जाता है तो T3 और T4 रिलीज नहीं होगा तो बॉडी में उसकी कमी हो जाएगी यानी डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो उसके नतीजे में ऑटो इम्यून थायरोडाइटिस हो सकता है। सेकेंड कॉज इज द पेशेंट हैविंग प्रीवियस हाइपोथायरोडाइटिज्म, यानी कि अगर पेशेंट को पहले से ही थायराइडिज्म की प्रॉब्लम है तो उसको चांसेस हैं कि उसको फिर से उसका अटैक आ सकता है। थर्ड वन इज द रेडिएशन थेरेपी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हेड एंड नेक कैंसर। कैंसर में रेडिएशन थेरेपी दी जाती है और जब नेक पर रेडिएशन थेरेपी दी जाती है तो थायराइड ग्लैंड में स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन आने के चांसेस रहते हैं, तो उसके नतीजे में T3 और T4 रिलीज़ नहीं हो पाता है और उसकी कमी हो जाती है, तो हाइपोथायराइडिज्म होने के चांसेस रहते हैं। फोर्थ कॉज इज़ दी मेडिकेशंस हैविंग लिथियम एंड आयोडीन कंपोनेंट। जब कोई पेशेंट या कोई नॉर्मल पर्सन लिथियम और आयोडीन ऐसी मेडिसिन्स लेता है जिसमें लिथियम और आयोडीन प्रेजेंट होता है तो उसके नतीजे में हाइपोथायराइडिज्म होने के चांसेस होते हैं। फिफ्थ कॉज इज़ द आयोडीन डेफिशिएंसी। आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से ग्वाइटर यानी कि घूंगा हो सकता है, तो उसके नतीजे में थायराइड ग्लैंड में स्वेलिंग आ जाती है और T3 और T4 रिलीज़ नहीं हो पाते हैं, उसकी कमी हो जाती है, तो उसके नतीजे में हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। नाउ कम टू द क्लासिफिकेशन में अगर हम देखेंगे तो ये मोस्टली 5 टाइप्स के होते हैं। प्राइमरी और थायराइडल हाइपोथायराइडिज्म, फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड। Second one is the central hypothyroidism, which is due to the dysfunction of pituitary gland and hypothalamus. Pituitary gland जो है TSH हार्मोन रिलीज करता है यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करता है, तो जब इसकी कमी हो जाती है डिस्फंक्शन की वजह से तो उसे कहते हैं सेंट्रल हाइपोथायराइडिज्म। Third one is the pituitary or secondary hypothyroidism, which is due to the dysfunction of only pituitary gland. Fourth is the hypothalamic or tertiary hypothyroidism, which is due to the dysfunction of only hypothalamus. Fifth and last is the cretinism, which is जो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये न्यूनेट्स में होता है और बाय बर्थ होता है, तो ऐसे इसको हम बोलते हैं कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म। नाउ कम टू द क्लिनिकल फीचर्स। अगर हाइपोथायराइडिज्म है तो किस तरह के साइन और सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। हेयर लॉस बहुत ज़्यादा कॉमन रहता है इस तरह के पेशेंट्स में। स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है। इट इज़ ड्यू टू दी डिहाइड्रेशन, बॉडी बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाती है। हॉर्सनेस ऑफ वॉइस यानी कि आवाज़ में थोड़ा सा भारीपन रहता है थायरोडाइटिस की वजह से। लॉस ऑफ लिबिडो यानी कि सेक्सुअल ड्राइव जो है वो डिक्रीज हो जाती है। अगर पेशेंट फीमेल है तो उसमें मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर यानी कि पीरियड्स बहुत इरेगुलर रहते हैं। इरिटेबिलिटी की बहुत ही कॉमन है इस तरह के पेशेंट्स में, यानी कि छोटी छोटी बातों पे वो चिढ़ने लगता है। थकान ज़्यादा रहती है यानी कि फटीग बहुत ही कॉमन देखने को मिलती है इस तरह के पेशेंट्स में। अगर पेशेंट हाइपोथायराइडिज्म है उसको तो वेट गेन बहुत जल्दी होता है और कॉन्स्टिपेशन अक्सर रहता है इस तरह के पेशेंट्स में। डीफनेस यानी कि हियरिंग प्रॉब्लम जो है अराइज हो सकती है। फेस बिकम एक्सप्रेशनलेस, फेस पे किसी भी तरह के कोई एक्सप्रेशंस नहीं आते इस तरह के पेशेंट्स में। अगर हाइपोथायराइडिज्म है तो टेम्परेचर और पल्स रेट भी इनकी एबनॉर्मल रहती है।
अगर हम डायग्नोस की बात करें, किस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि इसको कोई पेशेंट है तो उसको हाइपोथायरॉयडिज्म है, तो उसके लिए हमें सीरम TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का टेस्ट कराना पड़ता है। उसमें T3 एंड T4 लेवल को मॉनिटर करते हैं। सेकेंड वन इज द रेडियो आइसोटोप बेस्ड थायराइड स्कैनिंग। इसमें आइडेंटिफिकेशन करा जाता है कैंसर सेल का। और हम फिजिकल एग्जामिनेशन यानी कि इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन और ऑस्कल्टेशन के थ्रू भी हाइपोथायराइडिज्म का पता लगा सकते हैं। पेशेंट की हिस्ट्री लेना बहुत ज़रूरी है, यानी कि अगर पेशेंट को प्रीवियस अटैक आया हो तो भी उसके बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि अब फिर से उसको दोबारा ना रिअकर हो जाए वो। नाउ कम टू द मेडिकल मैनेजमेंट। Pills are not the solution. Try to taper them as quickly as possible. Fluid intake बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है इस तरह के पेशेंट्स में, यानी कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। सेकेंड वन इज़ दी हार्मोनल थेरेपी। थर्ड इज़ द मॉनिटर वाइटल साइंस, यानी कि BP, टेम्परेचर, पल्स और रेस्पिरेशन रेट को उसको मॉनिटर करते रहना चाहिए। उसका ईटिंग पैटर्न और डाइटरी हैबिट को भी मॉनिटर करते रहना चाहिए। अल्कोहल कंजप्शन और स्मोकिंग को स्टॉप कर देना चाहिए। अगर लिथियम और आयोडीन कंपोनेंट की मेडिसिन ले रहा है पेशेंट तो उसको भी स्टॉप करना चाहिए। पेशेंट का वेट गेन हो रहा है और एब्डोमिनल गिर्द बढ़ रही है, उसको भी मॉनिटर करते रहना चाहिए। Herbal treatment is very much effective in treating this disease. In fact, it can be permanently cured. अगर पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म है और वो थायरोनॉर्म ले रहा है तो उसको हर्बल ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए ताकि बीमारी का इलाज जड़ से हो सके और धीरे धीरे थायराइड की जो वो मेडिसिन ले रहा है उसकी डोज कम हो जाए और अल्टीमेटली स्टॉप ही हो जाए। कोल्ड प्रेस्ड वॉलनट ऑयल की अगर वो मसाज गर्दन पर करे तो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है। कोरिएंडर सीड्स यानी धनिए को अगर एक कांच की बॉटल में स्टोर करके रख लें और फिर रात में 5 ग्राम धनिया 1 गिलास पानी में भिगोकर रख दें और मॉर्निंग में उसे बॉईल करें जब तक कि वो हाफ न रह जाए, फिर उसको एम्प्टी स्टमक सुबह में ले लें और 30 मिनट के बाद ब्रेकफास्ट करें तो ये भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है। वॉलनट ऑयल की मसाज और धनिए का पानी, ये दोनों ही रेमेडी 3 मंथ तक करें। इससे आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बाकी की आधी प्रॉब्लम के लिए डेली योगा प्रैक्टिस करें। मोस्टली नेक एक्सरसाइज आर वेरी मच इफेक्टिव। और लास्टली, फूड एंड लाइफ स्टाइल प्लेज अ मेजर रोल इन ट्रीटिंग दिस डिजीज। अवॉइड आयोडीन सॉल्ट, क्योंकि इसमें आयोडीन सिंथेटिकली एडेड होता है। स्विच टू रॉक सॉल्ट जिसमें आयोडीन नेचुरली प्रेजेंट होता है। अवॉइड कोल्ड वाटर यानी कि रेफ्रिजरेटेड वाटर नहीं लेना चाहिए और कोशिश करें कि घड़े का पानी इस्तेमाल करें। स्टोर्ड रेफ्रिजरेटेड फूड को भी अवॉइड करना चाहिए। सोया प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना चाहिए। पत्ता गोभी, फूल गोभी, मूंगफली को अच्छी तरह से कुक करके ही खाना चाहिए। टी और कॉफ़ी को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये थायराइड ग्लैंड हीलिंग को स्लो करती है। फ्रेश फूड ही खाना चाहिए और प्रिजर्व पैक्ड फूड को अवॉइड करना चाहिए। रॉ ऑनियन यानी कि कच्ची प्याज भी हेल्पफुल होती है हाइपोथायराइडिज्म में। फ्रेश सीजनल फ्रूट्स का यूज़ करना चाहिए। स्टेनलेस स्टील के बर्तन का भी इस्तेमाल बहुत ही अच्छा रहता है हाइपोथायराइडिज्म में। और ट्राई टू अवॉइड प्लास्टिक कंटेनर्स। फिक्स स्लीप पैटर्न को मेंटेन करना चाहिए और स्ट्रेस को तो बहुत ही ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए। और अगर ये टिप्स आपको अच्छी लगी हो और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।